मूवी की शुरुआत होती है 2018 मुंबई से, जहां कुछ सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस वाले एक आदमी का पीछा कर रहे थे। काफी दौड़ भाग करने के बाद पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। दरअसल उस आदमी पर आरोप था कि उसने कोर्ट के एक गवाह पर एसिड फेंकने की धमकी दी थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद वो भी खुद को बेगुनाह बताता है और कहता है कि मुझसे ये सब जबरदस्ती कहलवाया गया था। फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिर तुमसे ये सब किसने करवाया। अब कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। ये है सामर मेहरा, जो कि एक छोटा मोटा सिंगर है, लेकिन ये बड़े बड़े स्टेज शो में गाना गाता है। आज भी सामर यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आया था। प्रोग्राम के दौरान सामर का मुंह उतरा हुआ था, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आए थे उनमें से किसी का भी ध्यान इसके गाने पर नहीं था, बल्कि सभी लोग अपने आप में ही मगन थे। अब ये सब देखने के बाद सामर का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा गिर जाता है। इस प्रोग्राम में 3 लड़कियां ऐसी भी थी जिनको इस प्रोग्राम के दौरान समर से परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अपना कैमरा समर की तरफ करके खड़ी थी। अब सामर को लग रहा था कि शायद ये उसकी वीडियो बना रही है, इसलिए सामर के अंदर उम्मीद की किरण जाग जाती है और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाने लगता है। लेकिन असल में वो लड़कियां सेल्फी ले रही थी। जब सामर को इस बात का एहसास होता है तो वो दोबारा से टूट जाता है। फिर जब प्रोग्राम खत्म होता है तो ऑर्गेनाइजर सामर के प्रदर्शन से ज्यादा खुश नहीं था, इसलिए वो सामर के कुछ पैसे काट लेता है। अब ये सब देखकर सामर गुस्से में भड़क जाता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड खुशी का मैसेज आता है। सामर कहता है कि शो खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूँ। तभी एयरपोर्ट पर उतरते ही उसकी नजर बॉलीवुड स्टार सनी लियोनी पर पड़ती है, जिनको मीडिया और फोटोग्राफर ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ सामर को कोई पहचानता तक नहीं था। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस भीड़ में बिल्कुल ही गुम हो चुका है और शायद इसी वजह से वो खुद ही अपनी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। फिर घर पहुंचने के बाद वो खुशी के पास फोन करता है और बताता है कि मैं ठीक ठाक घर पर पहुंच गया, लेकिन इस समय खुशी कहीं जा रही थी। फिर जब सामर उससे पूछता है कि तुम कहां पर जा रही हो, तो वो बिना कोई जवाब दिए फोन काट देती है। दोस्तों, सामर की फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि वो कई महीनों से अपने केयर टेकर शिवा की सैलरी भी दे नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस दिन उसको 2 महीनों का बकाया दे देता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर वहाँ वो रुई से अपने शरीर का एक अंग साफ करने लगता है। कमरे में पड़ी कई सारी रुइयां देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बीमारी से जूझ रहा हो। तभी थोड़ी देर बाद शिवा सामर को एक लिफाफा देता है, जिसके अंदर घर की EMI का नोटिस था, और साथ में शिवा ये भी बताता है कि उन लोगों ने कहा है कि अभी तक 2 नोटिस आ चुके हैं, अगर तीसरा नोटिस आया तो आपका ये घर खतरे में पड़ जाएगा। फिर इन सब से परेशान होकर सामर रात को छत पर जाता है और सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की को चुपचाप देखता रहता है। और इतना ही नहीं, उसने उस लड़की को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी किया हुआ था और ऐसे ही वो अक्सर उसकी तस्वीरें भी देखता रहता है। फिर नेक्स्ट डे भी वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर उस लड़की की प्रोफाइल देख रहा था, लेकिन इतने में वहां पर खुशी पहुंच जाती है। आते ही वो उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। वो याद दिलाती है कि तुम्हारी सर्जरी जरूरी है, लेकिन सामर कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर खुशी उसको सलाह देती है कि तुम अपने पिता से हेल्प मांग सकते हो, लेकिन सामर अपने पिता से पैसा लेने के नाम पर ही भड़क जाता है। अब उनकी बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। फिर सामर ताना मारते हुए कबीर का नाम ले लेता है और कहता है कि तुम आजकल उसके साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रही हो, क्योंकि वो अमीर है। ये बात सुनकर खुशी को बहुत बुरा लगता है और वो पूछती है कि क्या तुमने मेरी जासूसी करवाई है। अब देखते ही देखते माहौल इतना खराब हो जाता है कि वो गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी रात को सामर को भी एहसास होता है कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो खुशी को कई बार फोन करता है, लेकिन वो तो कॉल रिसीव ही नहीं करती। फिर सामर अपनी शर्ट उतारकर कुछ फोटोज खींचता है और अपने दांत साफ करने लगता है। तभी लगातार उसकी डोरबेल बजने लगती है। पहले वो अपने केयर टेकर को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाता है, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मजबूर होकर वो खुद दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो उसके सामने सिविल ड्रेस पहने पुलिस कर्मी खड़े हुए थे। फिर वो लोग उसका नाम पूछते हैं। सामर अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन पुलिस बताती है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इसलिए आपको थाने आना होगा। अब ये बात सुनते ही सामर घबरा जाता है और बार बार पूछता है कि आखिर शिकायत किसने की और मेरा अपराध क्या है।
पुलिस उसको मराठी भाषा में लिखा अरेस्ट वारंट दिखाती है, लेकिन वो उसको पढ़ ही नहीं पाता, इसलिए वो जाने से भी मना कर देता है। फिर वो कहता है कि शायद आप किसी और को ही ढूंढ रहे होंगे, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब समझाते समझाते सामर अपना मोबाइल फोन और पर्स साथ में लेकर पुलिस वालों के साथ चला जाता है। जैसे ही वो पुलिस वालों के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगता है तो उसकी मुलाकात शिवा से हो जाती है। फिर सामर शिवा से कहता है कि इसके बारे में खुशी को कॉल करके बता दो। फिर पुलिस वाले उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाते हैं। पूरे रास्ते सामर यही पूछता रहता है कि मेरा कसूर क्या है, लेकिन पुलिस वाले उसको सीधा जवाब देने की बजाय ताने मारने लगते हैं। थाने पहुंचने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं बताया जाता और यहाँ तक कि सामर का मोबाइल और पर्स भी जब्त कर लिया जाता है। फिर जब लेडी कांस्टेबल सामर का पर्स चेक करती है तो उसके अंदर से उनको एक मिलता है। फिर पुलिस वाले सामर को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कहते हैं, जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से थाने में आया है, लेकिन वो बेचारा मराठी पढ़ नहीं पाता, इसलिए वो साइन करने से भी इनकार कर देता है। फिर उसको इंस्पेक्टर बांदू के कमरे में ले जाया जाता है। बांदू उसको समझाता है कि ये कोई कबूलनामा नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन सामर फिर भी जानना चाहता था कि आखिर मामला क्या है। फिर बांदू उसको बताता है कि गायत्री नाम की एक लड़की ने आपके खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज करवाई है। ये बात सुनकर सामर दंग रह जाता है और तुरंत ही कहता है कि गायत्री झूठ बोल रही है, बल्कि वो तो मुझे खुद स्टॉक कर रही थी, मेरे पास बार बार मैसेज करती रहती थी और यहाँ तक कि मैंने उसको ब्लॉक भी किया हुआ है। काफी समय से उसकी मेरे साथ बात तक नहीं हुई, लेकिन बांदू उसके सामने कुछ चैट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स रख देता है जिसमें दोनों की प्राइवेट बातचीत दिखाई गई थी। बांदू बताता है कि गायत्री का आरोप है कि आपने उसकी मर्जी के खिलाफ रिलेशन बनाने की कोशिश की है, लेकिन सामर तो लगातार अपनी बेगुनाही की बात दोहराता रहता है। तभी बांदू एक और आरोप सामने रखता है कि तुमने गायत्री से पैसे भी उधार लिए थे जो कि अब तक वापस नहीं किए। सामर मानता है कि उसने कुछ पैसों की हेल्प ली थी, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी आरोप थे वो सब झूठे हैं। फिर बांदू उसको डराते हुए कहता है कि अगर मामला कोर्ट तक पहुंच गया तो तुम्हें कई साल जेल की सजा काटनी पड़ेगी। फिर सामर अपने वकील से बात करने की मांग करता है, लेकिन तभी बांदू उसके सामने एक ऐसी डील रखता है जो पूरे मामले को और भी ज्यादा संदिग्ध बना देती है। वो कहता है कि अगर तुम इस झंझट से बचना चाहते हो तो तुम्हें अभी की अभी 20 लाख रुपए देने होंगे। बांदू बड़ी ही चालाकी से समर को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम 20 लाख रुपए दे दोगे तो ये पूरा मामला आसानी से खत्म किया जा सकता है, लेकिन सामर तो साफ साफ कह देता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बांदू फिर से उसको डराने की कोशिश करता है कि अगर केस कोर्ट तक पहुंच गया तो वहां पर तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ खंगाल दी जाएगी और तुम्हें खुद को बेकसूर साबित करते करते कई साल जेल में बीत जाएंगे। लेकिन बावजूद इन सभी बातों के सामर अपनी बात पर अड़ा रहता है। इतने में खुशी भी थाने में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसको सामर से मिलने की परमिशन ही नहीं देते। खुशी उनके सामने बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन पुलिस वाले खुशी को थाने से बाहर जाने को कहते हैं। जब खुशी बाहर नहीं जाती तो वो लोग सामर को मारने लगते हैं और इसी वजह से खुशी थाने से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद सामर का केयर टेकर भी वहां पर पहुंच जाता है और बताता है कि सामर काफी समय से बीमार है और यहाँ तक कि वो अपनी जरूरी दवाइयां भी नहीं ले पाया। फिर वो सामर को दवाइयां देने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसकी एक भी नहीं सुनती, उल्टा उसको भी मारकर स्टेशन से भगा देती है। अब कुछ देर बाद सामर को लॉकअप में डाल दिया जाता है, जहां कुछ पुलिस वाले उसका फोन चेक करते करते मजे ले रहे थे। तभी बांदू को एहसास होता है कि सामर की हालत बिगड़ रही है। फिर वो तुरंत ऑर्डर देता है कि इसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दो। अब हॉस्पिटल में भी बेहोशी की हालत में पड़े पड़े सामर को गायत्री की ही याद आती रहती है। थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर काफी नीचे चला गया था। अब डॉक्टर साफ साफ कह देते हैं कि मरीज को कम से कम 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, लेकिन पुलिस वाले मना कर देते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी था। फिर जब डॉक्टर केस की जानकारी पूछते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि मामला धारा 376 का है, यानी लड़की के साथ दुष्कर्म का। अब समर की हालत बहुत खराब थी, इसलिए पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल से बाहर ले जाकर आइसक्रीम खिलाते हैं। दूसरी तरफ थाने में समर की बहन सुहानी और उसका वकील दोस्त रिद्धि पहुंच जाते हैं और समर के बारे में पूछते हैं। थोड़ी देर बाद जब समर को वापस लाया जाता है तो सुहानी अपने भाई को देखकर राहत की सांस लेती है।
फिर वकील पुलिस से FIR की कॉपी मांगता है और बताता है कि अब से मैं ही इस केस की पैरवी करूंगा। दूसरी तरफ समर बार बार अपनी बहन से बोल रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर वो खुशी के बारे में भी पूछता है। सुहानी बताती है कि खुशी पिछली रात थाने में आई थी और उसी ने मुझे पूरे मामले की जानकारी दी। अब सामर को खुशी की चिंता होने लगती है, लेकिन सुहानी उसको समझाती है कि इस वक्त सिर्फ खुशी के बारे में नहीं बल्कि अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। दूसरी तरफ वकील भी मामले की हर छोटी बड़ी बात जानना चाहता था। सबसे पहले वो पूछता है कि क्या पुलिस ने सामर से कोई कबूलनामा लिया है। सामर कहता है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो कबूल किस बात का करूंगा। फिर वकील पूछता है कि क्या पुलिस ने समझौते की बात की थी। सामर बताता है कि हाँ, उन्होंने 20 लाख रुपए मांगकर मामला रफा दफा करने का ऑफर दिया था। फिर वकील उसको सलाह देता है कि शायद समझौता कर लेना ही बेहतर होगा, लेकिन सामर उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सुहानी तो ये तक भी कह देती है कि जरूरत पड़ी तो मैं अपना घर बेचकर भी पैसे ला दूंगी, लेकिन सामर अपनी बेगुनाही पर भरोसा रखते हुए साफ साफ इनकार कर देता है। फिर वकील उससे पूछता है कि क्या आपके और गायत्री के बीच में कोई शारीरिक संबंध बने थे। सामर सच बताते हुए कहता है कि एक बार हमारी दोनों की सहमति से ऐसा हुआ था। ये बात सुनकर वकील थोड़ा चिंतित हो जाता है और पूछता है कि पहल किसने की थी। सामर कहता है कि उसने खुद की थी। ये बात सुनते ही वकील समझ जाता है कि अदालत में ये बात उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। फिर सुहानी उससे पूछती है कि अगर रिश्ता इतना ही आगे बढ़ चुका था तो आखिर तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ। सामर बताता है कि हमारा रिश्ता बहुत ही टॉक्सिक हो गया था और मैं मानसिक रूप से परेशान भी रहने लगा था। हम दोनों करीब 6 महीने तक एक दूसरे के साथ रहे थे। तभी नेक्स्ट डे सामर को कोर्ट रूम ले जाने की तैयारी होती है। पुलिस उसका चेहरा ढकने के लिए काला कपड़ा देती है, लेकिन वो मना कर देता है। फिर पुलिस वाले बताते हैं कि मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है और बाहर मीडिया वाले भी मौजूद हैं। अगर किसी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो बेल मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में सामर को अपना चेहरा ढकना ही पड़ता है। फिर कोर्ट पहुंचने पर खुशी उसको देखकर तुरंत गले लग जाती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल था जिसको वो पूछ ही लेती है कि गायत्री के साथ तुम्हारे रिश्ते और नजदीकियों के बारे में तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सामर उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये सब तुम्हारा मेरी लाइफ में आने से पहले हुआ था, मैंने बाद में तो उससे बात तक नहीं की। तभी कोर्ट में गायत्री भी पहुंच जाती है। उसको देखकर सामर कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। फिर सुनवाई खत्म होने के बाद वकील को पता चलता है कि गायत्री ने फ्लैट में खर्च किए गए सामान और दूसरी चीजों के नाम पर लगभग 15 लाख रुपए का दावा भी किया है। अब अदालत समर को 15 दिनों की हिरासत में भेज देती है। जेल पहुंचते ही उसकी तलाशी ली जाती है। बाकी कैदियों की तरह उसके कपड़े, सामान और पहचान से जुड़ी सारी जानकारियां दर्ज कर ली जाती हैं और यहाँ तक कि मेडिकल जांच भी होती है। शरीर के हर एक भाग को अच्छे से चेक किया जाता है, जिसमें सामर बेहद अनकंफर्टेबल महसूस करता है। फिर उसको एक ऐसे बैरक में रखा जाता है जहां पहले से ही बहुत ज्यादा कैदी मौजूद थे। वहां ना तो ठीक से बैठने की जगह थी और ना ही आराम से सोने की। अब जैसे तैसे समर की पहली रात अलग अलग कैदियों के बीच गुजर ही जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उन कैदियों की गिनती की जाती है तो गिनती के बाद उनमें खाना बांटा जाता है। तभी समर देखता है कि खाने की हालत बहुत ही बेकार है। उसको देखकर उसका खाने का मन ही नहीं करता, लेकिन बाकी कैदी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जेल में यही सब खाना पड़ता है, यहाँ तुम्हें बर्गर पिज्जा नहीं मिलेगा। तभी इसी दौरान एक खतरनाक कैदी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो पूछता है कि आखिर तुम किस धारा में अंदर आए हो। फिर बदनामी से बचने के लिए सामर झूठ बोल देता है कि मैं धारा 302 यानी कि हत्या के मामले में बंद हो गया हूँ। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग उसकी सच्चाई जानते थे। उनको पता था कि ये साला 376 के केस में अंदर आया है, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको डराने की भी कोशिश करते हैं। अब इन सब के बीच सामर बार बार अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। उसको याद आता है कि गायत्री से उसकी मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और गायत्री ने सामर की प्रोफाइल देखकर उसके पास पहले मैसेज किया था। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। फिर पहले चैट शुरू हुई और बाद में कॉल और फिर उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। तभी एक दिन गायत्री ने उससे पूछा कि तुम इतना डरा डरा क्यों रहते हो। फिर सामर कहता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन कई बार तो मुझे खुद अपने अंदर एक अंधेरा भी दिखाई देता है। और आज भी जेल की सलाखों के पीछे बैठा सामर वही बातें याद कर रहा था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि जिस रिश्ते ने कभी उसको खुशी दी थी वही रिश्ता उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर एक और गैंग भी थी जिसको सब लोग गैंग 2 के नाम से जानते थे। एक दिन अचानक गैंग 2 की तरफ से सामर को बुलावा आता है
जब सामर वहां पर पहुंचता है तो वो लोग उसको जीजू के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो भला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। लेकिन सामर का स्वभाव तो बहुत ही सीधा साधा था। वो जल्दी ही लोगों की बातों पर भरोसा भी कर लेता था और लड़ाई झगड़ा तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो दोनों पक्षों की बातें सुनता रहता है। कुछ दिनों बाद जेल के अंदर दोनों गैंगों के बीच किसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। अब आखिरकार पुलिस को बीच में आकर हालातों को संभालना पड़ता है और दोनों गुटों को अलग कर दिया जाता है। इसी बीच एक दिन एक खतरनाक कैदी सामर के पास आता है और उसको धमकाने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो सामर पर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी जीजू अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और सामर को बचा लेता है। इस घटना के बाद सामर के मन में जीजू के लिए भरोसा और सम्मान दोनों बढ़ जाते हैं। अब धीरे धीरे सामर जीजू की गैंग के करीब आने लगता है। अब देखते ही देखते सामर की बहन सुहानी और वकील रिद्धि लगातार उससे मिलने के लिए आते रहते हैं। वो लोग केस से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और साथ में उसकी जरूरत का सामान भी लाते हैं। लेकिन सामर अच्छी तरह जानता था कि जेल के अंदर कोई भी चीज सुरक्षित नहीं रहती। यहाँ हर कोई अपनी जरूरत और ताकत के हिसाब से जीता है। इन सब बातों को सोचकर वो कई बार टूट जाता है। फिर एक दिन तो वो अपनी बहन से मुलाकात के दौरान रो भी पड़ता है, लेकिन मुलाकात खत्म होते ही पुलिस वाले उसको वापिस से उसके सेल में ले जाते हैं। फिर एक दिन खाने के समय जीजू के आदमी सामर को एक खास डिश खाने से रोक देते हैं। जब सामर वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि उसमें नशीली दवाइयां मिलाई गई हैं और हमारा मानना है कि जेल प्रशासन जानबूझकर ऐसा करता है ताकि यहाँ मौजूद कैदी ज्यादा एक्टिव ना रहे और पूरा दिन सुस्त पड़े रहे। अगले दिन जीजू सामर को अपनी गैंग के बाकी सदस्यों से भी मिलवाता है और बताता है कि कौन किस अपराध में जेल आया है। फिर वो सामर को एक और राज बताता है कि अगर तुम्हें जेल से बाहर किसी को कोई खबर भेजनी हो तो उसके लिए तुम्हें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे और अगर जवाब वापस भी मंगवाना हो तो 10,000 और लगेंगे, यानी एक संदेश के लिए कुल 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर एक दिन वॉशरूम में बैठे बैठे सामर की मुलाकात गैंग 2 के एक सदस्य से हो जाती है। फिर वो उसको जीजू की असलियत बताने की कोशिश करता है कि जीजू को सिर्फ पैसों से ही मतलब है। जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म होंगे उसी दिन वो तुम्हें लात मार देगा। और इतना कहकर वो सामर को अपनी गैंग में शामिल होने का न्योता देता है, लेकिन सामर उसको कोई भी जवाब नहीं देता। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। सामर और गायत्री का रिश्ता अब काफी गहरा हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन की काफी सारी बातें शेयर करते हैं। गायत्री अक्सर सामर के घर पर आने लगी थी। वो उसके लिए खाना भी बना कर लाती थी, घंटों उसके साथ समय बिताया करती थी और उसकी हर छोटी बड़ी बात में शामिल भी रहने लगी थी। शुरू में तो सामर को ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको ये सब जरूरत से ज्यादा लगने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात खुशी से भी हो गई। अब जब भी सामर खुशी के साथ समय बिताया करता था तो ये बात गायत्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब वो लगातार उसको मैसेज और कॉल करके परेशान करने पर उतर आई थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि एक बार फिर से दोनों गैंग्स के बीच तनाव बढ़ने लगता है और वजह थी गैंग 2 के एक सदस्य का जीजू की गैंग के लोगों को उकसाना। अब माहौल गर्म होता जा रहा था, लेकिन सामर इन सब से दूर अकेला खड़ा रहता है। जीजू ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो सामर से कहता है कि अगर तुम्हारा मन हो तो तुम दूसरी गैंग में भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस समय बाहर सुहानी और वकील सामर की जमानत के लिए लगातार अदालत के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन हर बार उनको निराशा ही हाथ लगती थी, क्योंकि दूसरी तरफ से वकील इतनी मजबूत दलीलें पेश करते थे कि सामर के वकील के पास जवाब देने के लिए बहुत कम बातें बचती थी। अब आखिरकार अदालत साफ शब्दों में कह देती है कि सामर को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी, जिसके बाद सुहानी और वकील फिर से सामर से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग सामर से आखिरी बार पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या कोई ऐसा सबूत या जानकारी है जो इस केस को पलट सके, लेकिन सामर तो रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे और कुछ भी नहीं पता। फिर वो जेल के अंदर कुछ जरूरी खर्चों के लिए पैसे मांगता है। ये बात सुनकर सुहानी भावुक हो जाती है और बताती है कि घर वाले, रिश्तेदार और आसपास के लोग लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं। वो बार बार मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में तुमने कोई अपराध किया है, और यहाँ तक कि वो लोग तो मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैं एक लड़की होकर तुम्हारी तरफदारी क्यों कर रही हूँ। अब ये सब बातें बताते बताते सुहानी भी रो पड़ती है। अब उसको लगने लगा था कि शायद इस दलदल से सामर को निकाल पाना असंभव है। तभी कुछ समय बाद जेल में एक सनसनीखेज घटना हो जाती है। वही कैदी जिसने वॉशरूम में बैठकर सामर को जीजू के खिलाफ समझाया था, अचानक उसकी लाश मिलती है। उसके पेट में किसी ने धारदार हथियार से वार किया था।
जेल के अंदर हर कोई हैरान था, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हत्या किसने की। अब कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। एक दिन गायत्री लगातार सामर को मैसेज कर रही थी, लेकिन अब सामर उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देता था। कई बार तो गायत्री उसके घर के बाहर भी खड़ी होकर उसका इंतजार करती रहती थी, लेकिन सामर उससे मिलने तक भी नहीं आता था। तभी एक दिन गायत्री देख लेती है कि सामर खुशी के साथ घूम रहा है, जिसके बाद वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। फिर वो लगातार सामर के पास मैसेज करने लगती है, लेकिन सामर उसकी बात का एक भी जवाब नहीं देता और ऊपर से उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। एक यही पल था जिसने गायत्री को अंदर से तोड़ दिया था, क्योंकि जिसको वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर गुस्सा, दर्द और अपमान के बीच गायत्री कभी तो खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचती थी, तो कभी सामर के साथ बदला लेने के बारे में। अब उसके अंदर बदले की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो तय कर लेती है कि किसी भी कीमत पर सामर को सजा दिलवा कर ही रहेगी। कुछ समय बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और सामर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देती है, और यहीं से सामर की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। एक पुलिस ऑफिसर गायत्री से पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो सामर बड़ी ही आसानी से बच सकता है। अब गायत्री बदले की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद गायत्री पर दो अनजान लोग हमला कर देते हैं। लेकिन ये हमला भी उसकी सोची समझी साजिश थी, ताकि सामर के आरोपों का दायरा बढ़ा सके। उसने ये ड्रामा जानबूझकर समर को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए ही खेला था, यानी कि वो एसिड वाला ड्रामा गायत्री का ही खेला हुआ था। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सामर जेल में बैठकर खुशी के नाम एक लंबा सा लेटर लिखता है। उस लेटर में वो जेल की कड़वी सच्चाइयों का जिक्र करता है कि यहाँ के कैदियों की मानसिकता कैसी है, यहाँ की अंधेरी कोठरियां कैसी है और दम घोंटने वाला माहौल। हर दिन वो यहाँ पर कितनी मुश्किलें झेलता है, वो सब कुछ अपने शब्दों में उतार देता है और लिखता है कि जेल में रहने वाले लोग सिर्फ कैदी ही नहीं होते, बल्कि हालातों और गलतियों के पिंजरे में बंद ऐसे इंसान होते हैं जो धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देते हैं। और इसी लेटर के साथ ये मूवी कई सारे सवाल छोड़ते हुए खत्म हो जाती है कि हर इंसान अपनी ही सर्कस का बंदर होता है, यानी कि हर व्यक्ति अपनी ही जिंदगी की समस्याओं, जिम्मेदारियों, इच्छाओं और परिस्थितियों में उलझा हुआ है। जैसे सर्कस का बंदर अपने मालिक के इशारों पर कर्तव्य दिखाता है, वैसे ही इंसान भी अपनी अपनी सर्कस यानी अपनी दुनिया में भाग दौड़ करता रहता है। कोई अपने करियर से परेशान है तो कोई परिवार की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, किसी को पैसों की चिंता है तो कोई रिश्तों की उलझनों से जूझ रहा है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि कोई भी इंसान दूसरे की समस्या को अच्छे से समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो खुद अपनी सर्कस के बंदर हैं। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।